दोस्तों ये हमारा केमिस्ट्री का वीडियो है। इसमें आप लोग 2022 में ग्रुप डी में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि 2025 ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस का निर्माण करता है। तो एल्कोहल जब भी सोडियम के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड सामान्यतया प्रकृति के होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो धातु ऑक्साइड है वो क्षारीय होता है। ठीक है, धातु ऑक्साइड कैसा रहता है? क्षारीय होता है। और अम्लीय कौन सा होगा? तो अधातु ऑक्साइड, ये याद रखना है, अधातु ऑक्साइड। ठीक है, जो अधातु ऑक्साइड है वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। और जो हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड में हमारा आ जाता है Al2O3 और इसके साथ में हमारा आ जाता है PbO, उसके साथ में हमारा आ जाता है ZnO। ये सभी हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, इसको भी याद रखना है। अगला है, सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, सोडियम धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस बनाएगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी। ठीक है, यानी OH बनाएगी। ये दो चीज़ें ये बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाएगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी। और हाइड्रोजन गैस के कारण ही सोडियम धातु पानी में डालते ही तुरंत जल उठता है। अगला है इसमें क्वेश्चन, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को आपको मिलाना है। तो कैसे मिलाना है? उसके pH मान के साथ में। ठीक है, तो नींबू के रस का pH मान कितना हो जाएगा? नींबू के रस का pH मान हो जाता है 2.2। ठीक है, और जठर रस का pH मान होता है 1.2। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का हो जाएगा pH मान 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है 14। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप सुमेलित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यौगिक C2H6 और C3H8 में का इकाई का अंतर और श्रेणी से संबंधित है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है और किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखिए, पहले है C3H8, ठीक है, और दूसरा है C2H6। अब देखिए, ऊपर 3 C है, नीचे 2 C, दोनों का अंतर निकालिए तो क्या मिल जाएगा? C। यहाँ 8H है, यहाँ पर 6H, दोनों का अंतर निकालिए तो कितना आ जाएगा? H2। तो कितने का अंतर आ जाएगा? CH2 का अंतर आएगा। CH2 का अंतर मिल गया। और जो श्रेणी है वो कैसी होगी? वो हो जाएगी समजातीय श्रेणी, यानी CH2 का अंतर रहेगा और समजातीय श्रेणी बनेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? तो निम्नलिखित में पूछा गया, इसलिए आयोडीन की जो परमाणु त्रिज्या होगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी। अगला है, एक मैग्नीशियम रिबन वायु यानी ऑक्सीजन में एक चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफ़ेद चूर्ण यक्स में परिवर्तित हो जाता है। तो यक्स क्या है? जब भी हम मैग्नीशियम को Mg को ऑक्सीजन के साथ में जलाएंगे, O2 के साथ में जलाएंगे तो बन जाएगा 2MgO बनाएगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, MgO बनाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डैश करके फिर के कारण स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। तो कार्बन क्यों स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है? क्योंकि वो बहुत छोटे आकार का होता है। ठीक है, बहुत छोटे आकार होने के कारण वो स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतया में नहीं किया जाता है। तो किस में नहीं किया जाएगा? अमोनिया के निर्माण में नहीं किया जाएगा। कपड़ा उद्योग में होगा, डिटर्जेंट में होगा, कागज लुगदी में होगा, लेकिन अमोनिया निर्माण में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है?
तो मेंडलीफ ने क्या बताया था कि तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, उसमें बताया गया तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। ये है आधुनिक, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है कि आगे पूछा जाए। आधुनिक पूछा जाएगा तो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन, और मेंडलीफ का पूछा जाए तो परमाणु द्रव्यमान की आवर्ती फलन होगा। तो ये आपको याद रखना है। निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित है। अब इसमें देखिए, समजातीय श्रेणी में क्या होता है कि जो अंतर आएगा वो CH2 का अंतर रहता है। समजातीय श्रेणी में CH2 का अंतर रहता है, तो CH2 का अंतर जिसमें होगा वही समजातीय श्रेणी आएगी, यानी C एक एक करके बढ़ेगा, H दो दो करके बढ़ेगा। तो पहले वाले में देखिए C 4 है, फिर 5 है, 6 है, यहाँ तो C एक एक करके बढ़ रहा है। लेकिन हाइड्रोजन को देखिए तो यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ बढ़ा ही नहीं, इसमें 2 बढ़ना था, इसलिए पहला वाला नहीं होगा। दूसरे में देखिए 3, 4 और 5 ये सही है। अब क्या करना है कि हाइड्रोजन 2-2 करके बढ़ेगा, 2-2 करके ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे पहले में 8 है, दूसरे में 10, तीसरे में 12, ये करेक्ट हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन 2-2 करके बढ़ेगा और कार्बन एक एक करके बढ़ेगा। तीसरे वाले में देखिए तो घट रहा है, यहाँ पर बढ़ नहीं रहा है, इसलिए ये भी गलत। और तीसरे वाले में देखिए तो हमारा हाइड्रोजन तो बढ़ रहा है लेकिन कार्बन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। अब इसमें किसका नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो है वो जिप्सम का नाम है, ठीक है। किसका नाम है, जिप्सम का नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। अगर बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा का नाम हो जाता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है हमारा बेकिंग सोडा का। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, क्या हो जाएगा, हेमीहाइड्रेट, इसको आप याद रखिएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसका नाम है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगर धावन सोडा की बात की जाए तो इसका नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, क्या, डेकाहाइड्रेट, ये किसका नाम हो जाएगा, धावन सोडा का। तो धावन सोडा का हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि 2025 में आपसे इनमें से किसी का नाम पूछ ले। अब अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट्स सिंबॉलिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के बाद एक हो जाते हैं, पहले दो रहेंगे बाद में एक हो जाएंगे, जो कि लास्ट वाले में आपको मिलता हुआ दिख रहा है। कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा पहले दो अलग अलग अभिकारक होंगे लेकिन बाद में एक उत्पाद बना देगा। तो पहला वाला जो है ये हमारा विखंडन अभिक्रिया है, ठीक है, याद रखिएगा, पहला वाला जो है वो विखंडन है। दूसरा वाला जो है इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन का, पहला विखंडन का, और लास्ट वाला जो है वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। तो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व हो जाएगा हमारा CS, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही समीकरण अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए में शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस की आवश्यकता होती है, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डोबराइनर ने त्रिक की उपलब्धि क्या थी। तो डोबराइनर के त्रिक की उपलब्धि थी तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास, ठीक है, तो ये इनकी उपलब्धि थी। और इन्होंने 3 त्रिक बनाए थे। कितने त्रिक बनाए थे, 3 त्रिक बनाए थे। तो पहला था सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम और लिथियम,
सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, याद रखिएगा पहला था। दूसरा इनका था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा हमारा इनका जो त्रिक था बेरियम, कैल्शियम और स्ट्रैंशियम, ये इनका तीसरा था, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन, सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं ये कार्बनिक विलायक में विलेय नहीं होते हैं, ये याद रखना है। जो सहसंयोजी यौगिक होंगे वो कार्बनिक विलायक में विलेय नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है। तो हेक्सेन का संभावित समावयव जो है वो 2 एथिल पेंटेन नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील निम्न में से हमारा कैल्शियम हो जाएगा। अगर सर्वाधिक की बात की जाती तो हमारा हो जाता पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आता है सोडियम, सोडियम के बाद आता है कैल्शियम, कैल्शियम तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन यहाँ पर निम्न में से पूछा गया था इसलिए हमने कैल्शियम को ऑप्शन में करेक्ट किया। अगर सर्वाधिक पूछता तो हमारा आ जाता पोटेशियम, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हमारा, इसमें इस देखिए सेम टू सेम जो पहले मैंने आपको बताया वही यहाँ पर पूछा है। तो पहला हो जाएगा कैल्शियम, दूसरा हो जाएगा सोडियम, फिर हो जाता है हमारा जिंक, कैल्शियम के बाद में आता है जिंक, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर एजी, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा। अब क्या आना है ये बताना है। तो आप लोग देखिए, तो यहाँ पर सेकंड साइड में क्या है, AgBr है और उसके साथ में जुड़ा हुआ है KNO3 जुड़ा हुआ है। तो इन सभी को मिलाएंगे तो Ag जो है वो NO3 के साथ जुड़ जाएगा। Ag किसके साथ आ जाएगा, NO3 के साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा हमारा AgNO3। और Br जो किसके साथ जुड़ जाएगा, K के साथ, तो KBr बन जाएगा। तो A के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा AgNO3 और B के स्थान पे आ जाएगा हमारा KBr। फिर इसमें क्वेश्चन पूरा रासायनिक समीकरण से संबंधित है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है। संतुलित बताना है कि कौन से संतुलित हैं। तो संतुलित में क्या होता है कि दोनों ओर के परमाणु बराबर होने चाहिए। जैसे ए और बी साइड के जो है तो दोनों ओर के परमाणु बराबर होने चाहिए, तभी उसको संतुलित माना जाता है, अन्यथा उसको संतुलित नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, दोनों ओर के परमाणुओं को गिन लीजिएगा और जिस ऑप्शन में परमाणु बराबर आएंगे वही समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर जो सही समीकरण है वो तीसरा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक आधात्विक गुण होते हैं। तो आधात्विक गुण किस में होते हैं, तो ऑक्सीजन में, ठीक है। 16 जो समूह 16 है उसमें सर्वाधिक आधात्विक गुण किस में रहेगा, तो ऑक्सीजन में रहेगा। अगला है, न्यूलैंड के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए। तो लिथियम और सोडियम के, ठीक है, लिथियम और सोडियम के गुण समान पाए गए, ठीक है। अगर विपरीत पूछता तो विपरीत में क्या आ जाता है हमारा, कोबाल्ट और निकिल, ठीक है। ये विपरीत थे फिर भी इनको साथ में रख दिया गया था, ठीक है। और अष्टक नियम में याद रखिएगा, जो अष्टक नियम है वो केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है और हल्के तत्वों के लिए लागू होता है। किसके लिए, तो जो हल्के तत्व होते हैं उनके लिए लागू होता है, ठीक है। और न्यूलैंड ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो उस समय तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी, ठीक है। और क्या ज्ञात नहीं था, तो अक्रिय गैस ज्ञात नहीं थे उनके आवर्त सारणी बनाने के दौरान। और अगर पूछा जाए कि प्रारंभिक तत्व कौन था, तो प्रारंभिक तत्व हाइड्रोजन था। और अंतिम तत्व अगर पूछा जाए तो अंतिम तत्व उनका थोरियम था, ठीक है। अंतिम थोरियम था और प्रारंभिक हाइड्रोजन था। कहाँ तक लागू होता था, कैल्शियम तक। कुल तत्वों की संख्या अगर पूछी जाए तो 56 थी। किसकी खोज नहीं हुई, तो अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। और किस पर लागू होता था, तो हल्के तत्वों पर लागू होता था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसमें पूछा है कि गुण समान किसके किसके थे, तो लिथियम और सोडियम के। ये आपको तो ऑप्शन में दिया है, जो नहीं दिया गया है उसको भी आप याद रखिएगा। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे इससे संबंधित टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाए, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिए और कॉपी पेन लेकर के बैठिए और नोट करते हुए चलिए हर क्वेश्चन हर पॉइंट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका सबसे पहले आपको फार्मूला बता देते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला हो जाता है CaOCl2। इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये भी आपको याद करके चलना है। और ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस चाहिए, ये आपको याद रखना है, कभी पूछा जा सकता है। तो क्लोरीन गैस चाहिए और शुष्क बुझा हुआ चूना चाहिए। अब देखते हैं कि इसमें पूछा है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका उपयोग होता है पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में या जो अभी कुआं है हम सबके पास, उसमें क्लोरीन का पाउडर ले आकर के जो आशा होती है वो डालती हैं, और आप देखेंगे उसमें से क्लोरीन वाली थोड़ी स्मेल भी आती रहती है। तो पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और किस में किया जाता है? तो सोडा एसिड अग्निशामक में किया जाता है। और किस में होता है? तो कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग होता है। और इसका उपयोग केक और बेकिंग बनाने के लिए नहीं किया जाता है। केक और बेकिंग में उपयोग होता है हमारा NaHCO3, जिसको हम सब बेकिंग सोडा बोलते हैं। याद रखिएगा, बेकिंग सोडा, उसका फार्मूला है NaHCO3। इसका उपयोग केक बेकिंग में किया जाता है। तो इतना पॉइंट आपको नोट आउट रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, फिर से आ गया कि FeSO4 फिर रिएक्शन बना करके आपसे पूछ लिया है कि PQRS की पहचान कीजिए। तो PQRS की आपको पहचान करने के लिए पूछा गया है। तो आप लोग समीकरण में देखिए, तो यहाँ पर Fe कितना है? 2 है, और दूसरे साइड में Fe कितना है? 1 ही है। तो इधर भी 2 होना चाहिए, इसलिए हम P के स्थान पे क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। जब 2 लिख देंगे तो Fe कितना हो गया? 2 हो गया। अब ऑक्सीजन कितना हो गया? तो आप देखेंगे 4 दूनी 8। तो ऑक्सीजन देखिए इधर कितना है? 8 है कि नहीं है? तो 8 है, ये तो सही है। तो इन स्थानों पर 1 1 1 होगा, 1 1 और 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2 1 1। ये ऑप्शन हमारा सही होगा, पहला वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व और अंतिम तत्व है। अभी अब मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था उसमें पहला तत्व क्या था? हाइड्रोजन था, और अंतिम तत्व थोरियम था। तो मैंने देखिए शुरू में ही इन सभी पॉइंट्स को नोट आउट कर दिया था, और आपने देखा कि इसका क्वेश्चन भी बना हुआ है। तो आप लोग इसी तरह से सारे पॉइंट को नोट करते चलिए, जिससे कि 2025 में आपका ग्रुप डी आसानी से क्लियर हो सके। तो अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, निम्न में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, इन दोनों का उपयोग किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। अगर इसका सूत्र हम सब देखें तो सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला हो जाता है AgCl2, और सिल्वर ब्रोमाइड का हो जाता है AgBr2। ये सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का फार्मूला है। और ये अगर सिल्वर क्लोराइड को हम सब सूर्य के प्रकाश में रख दें, तो सूर्य के प्रकाश में रखने पर सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है। इसको आपको याद रखना है। किस में टूट जाता है? सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है। कब टूटता है? जब इसको हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं। क्यों टूट जाता है? ऊष्मीय विघटन के कारण, ठीक है। इसको अभी आप नोट रखिए, हो सकता है कि आगे आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ ले। अगला क्वेश्चन हमारा है, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक यक्स तैयार किया जाता है। यह सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक यक्स क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो जिप्सम होता है उसको जब आप गर्म करेंगे तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है। तो जिप्सम